हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का टॉपिक। आज से हमने क्लास 10th की मैथ वापस से स्टार्ट की है, ठीक है। और वही हाइब्रिड क्लास मॉडल पे किए। स्टूडेंट्स बैठे हैं और कैमरा है तो रिकॉर्ड हो रहा है और आप एज ए क्लास के रूम की तरह पढ़ सकते हो। आज का जो क्लास है वो मैथ का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है 10th के लिए, बहुत टाइम बाद में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12 जो कि इस साल आरबीसी में जो कटेड सिलेबस है ना उसके अंदर है। 12th होगी क्योंकि जो पिछले साल रचना थी उसको हटा दिया था। ये लास्ट ईयर 13 एक्सरसाइज थी। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जो प्रश्नावली है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो उसको फील करने वाला, जैसे ये इसको टच करते हैं, ये क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर कुछ भरते हैं वो क्या होता है? इसका आयतन। क्या होता है? आयतन। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आज हम पढ़ेंगे और आज हम ये समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूलाज कुछ एक याद करने के होते हैं, कुछ एक जनरेट करेंगे और फिर हम कल से इसका जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर जिससे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन फिर से समझा देता हूँ। किसी भी चीज को टच करना अंदर से बाहर से वो क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है। उसके अंदर कितना भर सकते हैं वो क्या होता है? आयतन। अगर मेरे के अंदर बात करें क्षेत्रफल की तो जितना एरिया में टच कर सकता हूँ वो क्या होगा? क्षेत्रफल। और इसके अंदर मेरे अंदर कितना माल भरा हुआ है वो होता है आयतन, ठीक है। माल से यहाँ पे गलत मत समझिएगा। तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन। आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल नाम से इसे देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके ना आकृतियां बस मैं बताता हूँ फिक्स उसी के बारे में पढ़ेंगे। वही आकृतियों से हम बाकी क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक आकृति होती घन होगी, एक घनाभ होगी। घन होता है जो रूबिक क्यूब खेला है ना, एकदम चौकोर पूरी बराबर होती साइड, यानी वर्ग स्क्वायर से मिलकर जो बनती है ना आकृति उसको बोलते हैं घन। एक होता है घनाभ। क्या होता है? घनाभ जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, आपस में सारी साइड इक्वल नहीं होती, वो होती है घनाभ। जैसे माचिस की डिब्बी होगी, कोई भी जो नॉर्मल बॉक्स होते हैं सारे घनाभ आकार के होते हैं, ठीक है। घन हो गया, घनाभ हो गया। और क्या बचा आपका? तो घन और घनाभ के अलावा एक होता है आपका वक्रीय क्षेत्रफल के अंदर, वक्रीय भाग के अंदर बेलन। क्या आता है? बेलन। बेलन होता है एकदम सिलेंडर के रूप में, जैसे कोई पाइप देखा ना आपने, पाइप उस टाइप का होता है बेलन। एक आता है शंकु। बर्थडे की टोपी देखिए, ठीक है। शंकु भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे सॉफ्ट ही खाते हैं, वो ऊपर से खुली होती है तो खुला शंकु होता है। एक बंद शंकु। क्या वाडीलाल वाली कौन आती है? मैं वाडीलाल का नहीं कह रहा, कोई भी कौन आती है मेरे को पसंद आती है, 30 रुपये लगते हैं उसके, तो ऊपर से बंद होती है ना वो 30 रुपये वाले वाडीलाल कौन, वो ऊपर से भी बंद होती है और कौन के रूप में भी होती है, तो वो होता है आपका बंद शंकु। क्या होता है? बंद शंकु। वैसे वैसे बेलन भी होता है, एक तो खुला बेलन जो कि पाइप खुला होता है, और एक हम क्या करें इस पाइप को दोनों तरफ ढक्कन लगा दे, बंद कर दे, वो होता है बंद बेलन जो भी होता है, ठीक है। और एक क्या होती है? आप क्या करती है? गोला। क्या होती है? गोला या स्पेयर, जो भी स्पेयर, कोई भी ऐसे गोलाकार वस्तु होती है ना वो गोला। उसको अगर आधा काट दे तो अर्ध गोला, ठीक है। ये बस 6 आकृतियों के हम क्षेत्रफल और पढ़ेंगे और फिर हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी चीज है ये। क्षेत्रफल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे या क्षेत्रफल के बेसिक फॉर्मूलाज पे मैं वीडियो इसलिए चढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कुछ एक फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ते, वो बनाए जाते हैं। और वो बने कैसे उनका रीजन भी पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे बने कैसे थे, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं घन। क्या ले लेते हैं? घन। ये हमें सबसे अच्छी लगती है, घन। पहला टॉपिक है घन। ये फॉर्मूलाज आप लिख भी सकते हो, ठीक है, साथ साथ में। तो घन बनाते हैं पहले। तो घन बनता है ऐसे। ये घन है, ये इसकी भुजा ए, ये उसकी भुजा ए, ठीक है। और ये इसकी भुजा ए। सारी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। हम जानते हैं घन क्या है। घन बनाए एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऊपर और नीचे 6 वर्ग से। किससे बनाए? 6 वर्ग से। वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? बराबर। तो घन किससे बना है? 6 वर्ग से। किससे बना होता है? 6 वर्ग से बना होता है। 6 वर्ग से मिलकर क्या बनाता है? एक घन बनाता है। क्या बनता है? घन। तो हम जानते हैं घन। तो घन का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, घन का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो कुछ ही नहीं करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस घन को, ठीक है, पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
फल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो कुछ ही नहीं करना, हमें देखना है घन में वर्ग कितने हैं। घन में वर्ग कितने, 6 वर्ग है, ठीक है, तो 6 लिख दिया, गुणा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यूब, जो भुजा है उसका क्यूब कर दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यूब, सॉरी भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा का वर्ग करने में वर्ग का क्षेत्रफल आता है, ठीक है 6। भुजा क्या मानी मैंने, ए, तो ए का स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये होता है वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। किसका होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकाला, एक घन आकृति जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर, वो बनता है 6 वर्ग से, 6 वर्ग से मिलकर घन बनता है। तो हम ये जानते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 6 से मिलता है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। आया क्या समझ में, ये था आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं घन का आयतन क्या होगा, तो आयतन निकालने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आयतन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। घन का आयतन, किसी भी चीज का आयतन निकालना ना, ये सोचो वो किस दिशा में फैली हुई है। घन है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी देखो घन है ना वो त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय 3D आकृति क्या होती है जिसको हम फील कर सकते हैं। ये बोर्ड है, ये एक 2 विमीय आकृति है, यानी एक तो ऐसे बढ़ी हुई, एक ऐसे बाहर नहीं निकली उभरी हुई, कुछ जैसे डस्टर की शेप है। ये क्या है, त्रिविमीय आकृति, ऊपर नीचे सब दिशा में फैली होती है। तो देखो ये घन ऐसे ऐसे ऊपर फैला हुआ है, 3 जगह फैला हुआ ना, तो जितनी लंबाई में फैला होता है उनका गुणा करा दो, वही क्या होता है आपका आयतन। तो एक भुजा है ऐसे, गुणा एक भुजा है ऐसे, गुणा एक भुजा है ऐसे, ए क्यूब, ये लो भुजा क्यूब, ये आ गया घन का आयतन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो हमने घन निकाल लिया, घन ऐसी होती है, घन का क्षेत्रफल ये होता है, घन का आयतन ये होता है। ये लो आपका घन का फॉर्मूले बन गए, 2 घन के फॉर्मूले बन गए। एक इंपॉर्टेंट चीज और, मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ये कहते हैं घन को ऊपरली छत और नीचे वाली छत को छोड़ दो, बस चारों को देखना है, जितने को भी देखना है घन के अंदर, जितनी भुजा, अगला कहे कि भी इतने फलकों को, इनको फलक बोलते हैं, जो आकृतियों को हम टच करते हैं ना इनको क्या बोलते हैं, फलक। और ये जो लाइनें दिख रही है इनको बोलते हैं किनारे, क्या बोलते हैं, किनारे। तो जितने फलक को आप टच कर सकते हो, उस फलक के क्षेत्रफल को, जितने फलक है उससे गुणा कर दो। जैसे 4 फलक का पूछे तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये आ गया 4a स्क्वायर, ये घन का क्षेत्रफल आ गया। तो अब कुछ नहीं करना, जितनी भुजा पूछे उससे गुणा कर दो भुजा स्क्वायर को, बस खत्म, ठीक है। ये था आपका घन, छोटा सा टॉपिक था घन वाला, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके देन, ये होती है घन। अब बना लेते हैं घनाभ का भी, किसका बना लेते हैं, घनाभ का। देखते हैं यहाँ पे घनाभ का, घनाभ बनाते, क्या बनाते हैं, घनाभ। और ये कौन सा टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, घनाभ। तो घनाभ क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक साइड ले ली, एक अलग लंबाई की साइड ले ली, एक और अलग सा लंबाई की साइड ले ली, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, मान लो ये घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ, यानी घन तो वर्गों से बनता है, घनाभ किससे बनता है, आयतों से बनता है। किससे बनता है, आयतों से। आयत लेते हैं उसमें, घनाभ में क्या लेते हैं, आयत। तो घन तो वर्गों से बनता है, घनाभ किससे बनता है, आयत से। तो ये मान लो आयत की चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई मान लो या लंबाई मान लो, चौड़ाई ले लो, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की ऊंचाई है। लंबाई ऐसे लंबा होगा, चौड़ाई फैली हुई, और ऊंचाई कुछ ना कुछ वो हाइट लेंगे। ये घन हो गया, क्या हो गया, घन। अब अगर इसको निकालना हो, घन, घनाभ, सॉरी क्या हो गया, घनाभ। घनाभ बना किसे, आयतों से। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्या लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको मैं समझाने का तरीका लेके आया हूँ, वो भी हम करेंगे। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें फॉर्मूला रटने थोड़ी होते हैं, हमें तो फॉर्मूलाज को समझना होता है, ठीक है। बराबर लगेगा यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे लगा सकते हो एरो। ये बॉक्स है, समझना इसको ना, एक डस्टर का बॉक्स है, ये आकृति एकदम घनाभ के जैसे बैठ रही है। ये कुछ ना कुछ लंबा है, कुछ ना कुछ चौड़ा है, ऐसा कुछ रखा हुआ है। ये कुछ ना कुछ ये है चौड़ा, ये लंबाई, इसकी ऊंचाई, ठीक है। सोच के देखो, ये एक सामने से आयत दिख रहा है, मोड़ू तो भी क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है, और मोड़ू तो भी आयत, ये भी आयत, ऐसे भी आयत, ऐसे भी आयत। यानी कि हमने क्या किया है, एक आयत, आयत, आमने सामने के आयतों को देखो तो ये और ये शेप एकदम सेम है, आमने सामने के आयत क्या है, सेम।
ये वाला आयत और ये वाला आयत भी क्या है, सेम। ये वाला और ये वाला भी क्या है, सेम। यानी आमने सामने में जो दो आयत हैं वो सेम है। तो टोटल आयतों के प्रकार कितने होंगे, 3 प्रकार के आयत होंगे, एक तो ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। बाकी तीनों के सामने वाले 3 सेम होंगे, ठीक है। घन बनता है 6 आयतों से। किससे बनता है, 6 आयतों से। और उन 6 आयत को हम अगर जोड़ दें सभी को मिला के, तो वो आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ भी है, सॉरी घन बोल दिया तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आयत कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो देखो सामने वाले आयत को देखो, इस वाले आयत को, इस सामने वाला आयत है ना, ये चौड़ाई आ रही है, इसमें क्या आ रही है, ऊंचाई आ रही है। क्या आ रही है, ऊंचाई, ठीक है। ये वाला आयत देखो, इसमें लंबाई आ रही है और ऊंचाई आ रही है। क्या आ रही है, लंबाई और ऊंचाई। और ऊपर वाले आयत को देखो, इसमें लंबाई आ रही है और चौड़ाई आ रही है। क्या आ रही है, चौड़ाई। तो पहले ऊपर से चलते हैं, फिर आगे, फिर ऐसे। तो मान लो लिखने का तरीका कैसे भी लिखो। ऊपर वाले आयत में देखो लंबाई आ रही, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई का आपको 2 आयत मिलेंगे, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, या दाएं होगा तो बाएं होगा ना। तो आपको 2 मिलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई वाले। इसमें जोड़ दो क्या, कुछ चौड़ाई और ऊंचाई वाला भी तो मिलेंगे। ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये आयत मिलेगा एक नया, उसके पीछे वाला एक आयत और होगा। तो 2 गुणा चौड़ाई और ऊंचाई वाले आयत भी होंगे। चौड़ाई क्या होती है, कितना फैला, ऊंचाई क्या होती है, ये। ऐसे क्या आयत बन रहे हैं, मतलब देखो, इधर ऊंचा, इधर ऊंचा, इधर चौड़ाई, तो एक आयत बन गया। इसके पीछे के पीछे एक आयत और होगा। तो 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा, ब्रैकेट लगा दो, ऊंचाई और लंबाई का भी होगा, ऊंचाई गुणा लंबाई भी, कुछ ऊंचाई कुछ लंबाई। ये वाला आयत बन रहा है ऐसा कैसा पीछे है, तो हो गया ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको सही से लिखते हैं, 2 एल बी, क्या हो गया, एल बी साथ में गुणा हो गया, ये लिखें 2 बी एच और 2 एच एल। अब इन सब में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करना पड़ा क्या, करना ही नहीं पड़ा। हमने क्या कर लिया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ही लिया। याद क्यों करें भाई, हम चीजों को निकाल लेंगे। तो क्या बना, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। यहाँ पे एच एल इसलिए लिख रहा हूँ, लंबाई को एल से लिख सकते हैं, ठीक है। चौड़ाई को ब्रेड यानी बी से, और ऊंचाई को एच यानी, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका फटाफट, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे याद करना है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हमने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो हमने क्या पढ़ लिया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब वैसा वैसा घनाभ का आयतन निकालो भाई। अब आपको हम घनाभ का आयतन तो आराम से निकाल लेंगे भाई। कितनी दिशा में फैला हुआ है घनाभ का आयतन। देखो घनाभ किस किस में फैला हुआ है, चौड़ाई में फैला हुआ है, लंबाई में फैला हुआ है, ऊंचाई, जिस जिसमें फैला होता है उनका गुणा करा दो। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एल गुणा बी गुणा एच। एक ही चीज लिख दी मैंने बार बार, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। क्या होता है, घनाभ का आयतन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, आई थिंक नहीं है। तो हमने पढ़ लिया घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ओके। ये दूसरा टॉपिक हो गया आपका घनाभ। क्या हो गया, घनाभ। आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे फॉर्मूलाज जनरेट करते हैं, फॉर्मूलाज को कभी याद नहीं करते, फॉर्मूलाज को जनरेट करते हैं ताकि हम कभी भी भूलें ना फॉर्मूलाज को याद करने में, ठीक है। जनरेट करोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा, याद करोगे रटन विद्या वो लगा लो। पर मैं हमेशा ये चाहता हूँ, मैथ एंड साइंस से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो दुनिया में, उसमें रटन विद्या वहीं तक लगाओ जहाँ तक उसमें कुछ चीज़ें याद करने रहेगा होती, कोई डेट होगी, कोई टॉपिक्स में जैसे कुछ याद करने वाला हो गया। बाकी में आप रटन विद्या मत लगाओ, कोई सेंस नहीं है। अगला, ये 2 आकृति थी ना, ये थी समतल ठोस आकृति, मतलब एकदम चौकोर चौकोर अच्छी अच्छी बनी हुई थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगी वक्री आकृतियां। तो वक्री आकृति में पहला आकृति, जैसे इसका तीसरा टॉपिक होगा बेलन। क्या होगा, बेलन। बेलन बनता कैसे वो बना के बताता हूँ पहले आपको, बेलन, ठीक है। तो ये मेरा कुछ कॉपी पेन है यहाँ पे, उसमें से देखते हैं हम। ये मेरा कुछ लिखा हुआ था, लास्ट ईयर का पेपर बनाया हुआ था, उसमें बाद में देखेंगे हम, ठीक है। मैं इसको एक बार फोल्ड करके बताता हूँ। बेलन कुछ ही नहीं होता, खुला बेलन बात करें, खोखले बेलन में ये ऐसी कोई आयत की सीट होती है, इसको फोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, फोल्ड। अब क्या बन गया आपका बेलन, क्या बन गया, बेलन। यह आकृति क्या होती है, बेलन। अगर अच्छे से फोल्ड करें ना, ऐसे थोड़ा अंदर तक लेते हैं, अंदर तक लेते नहीं, किनारों किनारों से मिलाते हैं, बट अंदर तक लेके अगर अच्छे से बनाए ना, इसकी फोंकनी जिसको बोलते हैं ना, अच्छे से बनाते हैं ना,
ये आकृति क्या होती है? बेलन आकृति। वो ऐसे ना टेलीस्कोप लगा के, है ना। तो ये आकृति क्या होती है? बेलन। क्या होती है? बेलन। इसका हमें निकालना है आयतन और क्षेत्रफल जो भी है। तो देखो ये बेलन है, ये बना किससे? आयत से बना है। किससे बना है? आयत। तो इसकी शेप बनाते हैं बोर्ड पे सबसे पहले। तो हम बहुत होशियार, हम बोर्ड पे क्या बनाएंगे? शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शेप। तो बना लेते हैं बोर्ड पे शेप। ये बेलन है यहाँ पे, ये लिए मैं ना बेलन की शेप बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। ये घुमावदार को दे रहा है पाइप नुमा, ठीक है। हम जानते हैं जब बेलन घूम के बनता है तो वक्र लेता है ना, तो एक वर्त बनता है ऊपर और नीचे। ये वर्त है तो वर्त की कुछ ना कुछ त्रिज्या भी तो होती होगी, ये त्रिज्या होगी वर्त की आर। ये बेलन इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी तो होती होगी, ऊंचाई होगी एच। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब इस बेलन में हम निकालते हैं आयतन। ये आयत लूंगा, अब मैं इसको बुला रहा हूँ बेलन का आयतन। क्या बना रहा हूँ? बेलन का, सॉरी, क्षेत्रफल। सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का क्षेत्रफल। अब बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो खोखला बेलन होता है, जैसे खुला है ऊपर नीचे से, एक ऊपर नीचे से बंद होगा। तो पहले हम खोखले के लिए निकालते हैं। तो खोखले का जो आता है ना क्षेत्रफल, वो बस साइड साइड वाले को टच कर सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं कर सकता। तो उसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको निकाल के बताऊंगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा बेलन का। हाँ, ये आयत है। क्या है? आयत। मैंने इसको किया फोल्ड, एकदम बराबर इन किनारों तक मिला रहा हूँ। कहाँ तक मिला रहा हूँ? किनारों तक, ठीक है। इसको नोट किया, पहले आयत था, अब मैंने इसको फोल्ड किया और क्या बना दिया? बेलन बना दिया। क्या बना दिया? किनारों तक मिला के बेलन बना दिया। क्या बना दिया? बेलन। अब छोटी सी एक चीज को ध्यान रखना, फटाफट बन गया बेलन। ये अभी जो शेप दिख रही है, या ये जो भी शेप दिख रही है, ये कौन सी शेप है? ये शेप है वर्त की शेप है। किसकी शेप है? वर्त की। किसकी है? वर्त की, ठीक है। ये वर्त की शेप है और ये वर्त के किनारे किनारे की शेप है। किनारा क्या होता है? वर्त की परिधि होती है। क्या होती है? वर्त की परिधि। अगर ये वर्त त्रिज्या आर का हो तो ये परिधि क्या होगी? उसकी 2πr। क्या होगी? 2πr। ये वर्त की एक परिधि है। अगर इसको खोलूंगा तो ये भी अभी तक क्या होगी? वर्त की परिधि। यानी ये भी क्या होगी? वर्त की परिधि। इसको फोल्ड करने पे वर्त बन रहा है, तो इसको खोलने पे भी क्या बनेगा? वर्त की परिधि। तो मैं इसको रखता हूँ सीट को यहाँ पे, और ये वर्त की परिधि है, त्रिज्या आर वाले, तो इसको मैं लिख दूंगा वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ तक मैंने कर दिया, ये वर्त की परिधि बन गई 2πr। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अभी शेप को और समझते हैं। फिर से फोल्ड किया, ये बेलन कुछ ना कुछ ऊंचाई का है, ठीक है। कुछ ना कुछ किसका है? ऊंचाई का है, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर ऊंचाई का बेलन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उसकी बेलन की ऊंचाई होगी। तो इस ऊंचाई को मैं ले लेता हूँ h। क्या ले लेता हूँ मैं? h। मैंने ऊंचाई को ले लिया h। ये आपके सामने आयत बन गया जिसकी लंबाई 2πr है, ऊंचाई कितनी है? h। और इसको फोल्ड करते ही क्या बनता है? बेलन। जितना इस आयत को टच कर सकते हैं उतना उतना इस बेलन को भी तो टच कर सकते हैं। तो आयत को टच कर सकते हैं उतना उतना बेलन को टच कर सकते हैं। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही किसका क्षेत्रफल होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2πr। कितनी है? 2πr गुणा चौड़ाई कितनी है? h। तो करवाते हैं 2πrh। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करना पड़ा क्या? अरे नहीं करना पड़ा याद, क्योंकि हमने इस आयत से बनाया। किससे बनाया? इस आयत से हमने इस बेलन को समझा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आप कहोगे नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सीधा सीधा पढ़ लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक आयत से बनाया, वो 2πr परिधि ऊंचाई h, ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपसे मैं कहूँ संपूर्ण, तो आप संपूर्ण भी निकाल सकते हो। देखना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये समझते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या कहता है? देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुछ ही नहीं होता है, एक तो वक्राकार भाग तो होगा ही बेलन में, ठीक है। वक्राकार भाग भी होगा, एक ऊपर ढक्कन आ जाएगा, एक नीचे ढक्कन आ जाएगा। तो पहले वक्राकार का तो क्षेत्रफल आ जाएगा 2πrh। इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें एक ऊपर से ढक्कन आ रहा है, नीचे से ढक्कन आके बंद हो रहा है। ऊपर वाला ढक्कन वर्ताकार है, नीचे वाला ढक्कन भी वर्ताकार है, दोनों की त्रिज्या सेम है। और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। कितना होता है? πr²। एक ऊपर πr² आया, एक नीचे πr² आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2πrh प्लस πr² दो बार, तो इसको लिख देंगे 2πr²। तो 2πrh और 2πr² में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है। यहाँ r कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, पाई आ गया, पीछे क्या बचा? h। तो ब्रैकेट में लिख दो h प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन आया, पाई कॉमन आया, r, पीछे क्या बचा? r। ये लो बन गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने बना लिया, हमने पढ़ा ही नहीं कुछ,
कि याद क्या करना है, हमने कुछ नहीं करा, मेरे को पता ही नहीं है याद कैसे करना है, मैंने डायरेक्ट बना लिया 2πr h+r या 2πr r+h। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आप कहोगे नहीं है, क्यों है? क्योंकि हमें पता है एकदम ऐसे एकदम इजी वे में हम निकाल रहे, क्या निकाले एकदम इजी वे में। ठीक है, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ जाओ आयतन। बस वही तरीका लगाना, आयतन में हमेशा किस दिशा में कितना फैला हुआ है। एक बेलन है, वो एक ढक्कन ले लो वर्ताकार और ऊंचाई h में फैला होता है, तो ढक्कन और ऊंचाई h इनका गुणा कराने क्या होता है, आयतन होता है। जिस दिशा में फैला होता है, तो एक तो ऐसे फैला हुआ है, एक ऐसे फैला हुआ है, कोई भी बेलन होगा, ये बेलन है, एक तो ऐसे फैला हुआ है, एक ऐसे फैला हुआ है। तो जो गोल फैला हुआ होता है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, πr²। हम जानते हैं आयतन कुछ नहीं होता, क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो ये बेलन के वो वक्त ढक्कन का क्षेत्रफल πr² गुणा लंबाई कितनी है, h। तो πr² h को गुणा करवाते हैं, ये हो गया बेलन का आयतन। क्या हो गया? बेलन का आयतन। पढ़ना पड़ा क्या? कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। आई होप बेलन का आपके आयतन भी समझ में आ गया होगा। बेलन का आयतन कैसे निकाला? πr² गुणा h या πr² h, ये होता है बेलन का आयतन। ये लो, हमने कुछ फॉर्मूला याद ही नहीं किया, हमने फॉर्मूला बस सीधे डेराइव किए। क्या किए? डेराइव किए। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया बेलन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। हमने बस इन सबको समझा है कि चीजें कैसे काम करती है, उनको हम कैसे समझते हैं, ठीक है। हमने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, ये बेलन है ठीक है, ये है ठीक है, बस उसको बनाना है, हम बना लेंगे। आप हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। हम एग्जाम में भूल गए, मान लो कोई एग्जाम में टाइम बहुत पड़ा है, एग्जाम में भूल गए, तो वहां पे निकाल तो सकते हैं ना कुछ चीज, कॉन्सेप्ट पड़ा हो तो। चौथा ले लेते हैं अब शंकु। क्या ले लेते हैं? शंकु। कौन? शंकु कैसे होता है? देखो, कौन से नाम से समझा? शंकु दो प्रकार का होता है, वो भी पढ़ लेंगे, बट अब सब सीधा सीधा समझते हैं। शंकु कुछ ही नहीं होता, ऐसी आकृति को शंकु बोलते हैं, जो बर्थडे की टोपी हो या जो भी। अब शंकु को बिठाना है तो हम ऐसे बिठाएंगे। लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे ऐसे शंकु टिकेगा क्या जमीन पे? ऐसे उल्टा तो टिकता है। कोई भी हम कौन खाते हैं उसको भी रखते हैं, दुकान वाला ऐसे उल्टा रखता है ताकि वो टिक जाए, तो बेस ही होगा शंकु का, ठीक है। शंकु के निचले हिस्से में जो बर्थडे की टोपी आती है, या वो जो हम गाँव में कहते हैं फुलिया पॉपकॉर्न, है ना, वो उसको जैसे फोल्ड करके देना, वो प्योर शंकु तो नहीं होता, बट वो आकृति शंकु जैसे आ जाती है। जैसे मैं इसको फोल्ड करके बताऊँ ना, तो शंकु की आकृति को जैसे आती है, वो फुलिया को ऐसे फोल्ड करते हैं ऐसे करके। ये भी वाला वही कागज है आपका, उस फुलिया को ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं एकदम कैंची से काट दो ना, तो इतना इतना जो हिस्सा होता है ना, वो शंकु होता है, नीचे कौन होता है वैसे। तो मान लो शंकु आपने देखा है, ठीक है। तो जो ये बेस होता है, क्या होता है? त्रिज्या r का बेस होता है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ऊंचाई h होती है शंकु की, सीधी ऊंचाई। पर अभी शंकु की ये टेढ़ी वाली ने, ये भी काम में आती है। इस टेढ़ी वाली ऊंचाई को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई l। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई l। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब आपसे कोई पूछ ले कि एल कैसे निकाले, ऊंचाई h दे दी, r दे दी, एल कैसे निकाले? तो देखो, हम जानते हैं शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। तो अगर ये 90 डिग्री पे काटते हैं, इसको कुछ नाम देते, त्रिभुज क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब, या ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, कुछ भी मान लो, तो हम क्या बनेगा? इसको आधार, इसको लंब, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और हमें क्या निकालनी है? तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई एल निकाल लो। एल क्या है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर कितना है? एल। एल का कर दो स्क्वायर। आधार कितना है? आर। आर का कर दो स्क्वायर। लंब कितना है? एच। एच का कर दो स्क्वायर। यहाँ पे एल की वैल्यू निकालें, इधर का स्क्वायर उधर हटेगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो एल बराबर आया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आप कहोगे नहीं है। हमने तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र पढ़ा लिया। एक सूत्र आता है तिर्यक ऊंचाई कैसे, अगर मान लो ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, आपसे तिर्यक ऊंचाई एल पूछे, तो सूत्र होता है ये, तिर्यक ऊंचाई एच का। अब आ जाओ फटाफट अपनी बात पे। शंकु का क्षेत्रफल क्या आएगा? शंकु का क्षेत्रफल। और वो हम पढ़ेंगे खोखले शंकु का क्षेत्रफल, जैसे सॉफ्ट वाला आता है ना बेस, खुला रहेगा वो शंकु। तो देखो, खुले शंकु के क्षेत्रफल को हम कितना कितना टच कर सकते हैं? नीचे नीचे करते, ऊपर से तो कर नहीं सकते। तो नीचे नीचे में क्या होता है? तो नीचे नीचे का सूत्र मैं आपको बताता हूँ, सीधी सीधी बात है। शंकु का जो नीचे नीचे का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वो होता है πr_l। इसकी मैंने ट्रिक ढूंढी, बट नॉर्मली वैसे तो अवेलेबल है ट्रिक्स वगैरह, बट मैंने कहा इसको याद करेंगे, घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाते हैं, तो हमने बस इसको सीधा याद रखने का, इसको याद रखना है πr_l। क्या रखना है? πr_l। पाई आपका 22/7 वैल्यू होती है, आर जो आपकी त्रिज्या होती है, एल क्या होती है? आपके लंबाई। तो πr_l होता है शंकु का क्षेत्रफल। क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल। ये याद करना है, संपूर्ण वाला मैं याद करवा दूंगा, ये आपको याद करना है, संपूर्ण वाले की जिम्मेदारी मेरी। संपूर्ण का मतलब क्या है? नीचे से बेस था, ऊपर ढक्कन लगा दिया,
ठीक है, जब भी शंकु बेलन पे ढक्कन लगता है, वो ढक्कन किस प्रकार का लगता है? ढक्कन किस प्रकार का लगता है भाई? वर्ताकार लगता है। क्या लगता है? वर्ताकार। तो अब निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुछ ही नहीं करना, पहले वाला क्षेत्रफल तो था ही, ऊपर लगा दिया मैंने ढक्कन। क्या लगा दिया? ढक्कन। वो होता है ढक्कन वर्ताकार, और जब ढक्कन वर्ताकार होगा तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल। दोनों को जोड़ लो, पाई आर निकल जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है, ये हमने पढ़ लिया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जो आर प्लस एल। ठीक है, ये हमने शंकु का क्षेत्रफल पढ़ लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया। शंकु का आयतन बच गया भाई। आयतन को याद रखने का तरीका यह होता है, बेलन के आयतन का 1/3 भाग या तिहाई भाग होता है, 1/3 भाग। यानी जितना बेलन का आयतन घेरता है ना, उसके 3 टुकड़े करूं तो वो एक टुकड़ा शंकु का आयतन के बराबर होता है, उसी त्रिज्या वाले। ठीक है, और उसी ऊंचाई वाले। एक त्रिज्या और उसी ऊंचाई वाले जो बेलन होता है ना, उसके अंदर 3 शंकु डाल सकते हैं, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या वाले। ठीक है, मतलब 3 शंकु का पानी डाला जा सकता है। तो आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 का मतलब 1/3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलन का, सॉरी शंकु का आयतन। आई थिंक ये हो गया, शंकु का क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नहीं, ये फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, मैं साथ में टेबल बना के भी लिखा सकता था, बट मैं चाहता हूँ ऐसे बना बना के लिखाऊं, तो आप बारी बारी आप लिख सकते हो। नोट करना चाहो तो एक सही वे में नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका शंकु। अब आ जाओ, 2 शेप और बची छोटी छोटी सी, फटाफट से उसको पढ़ते हैं। तो देखो, इसको मिटा देता हूँ। अब 5वीं शेप आती है, वो आती है गोला स्पेयर। कुछ नहीं होता, फुटबॉल गेंद जो भी आपने देखी ना अच्छे से, उसके बीच में से गोल 3D दिखाने के लिए हम गोले को इस प्रकार दिखाते हैं। ग्लोब ले लो, जो भी गोला जिसको ऐसे गोल गेंद होती है। तो गोले का तो कोई संपूर्ण ना कोई वक्र, पूरा ही आता है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, कोई तरीका निकालने का तो नहीं मिला मेरे को। ठीक है, बट याद करने का तरीका, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, एक गोले की त्रिज्या होगी यहाँ पे, वो त्रिज्या आर होगी। तो इस त्रिज्या आर के जो वर्त है ना, उसका क्षेत्रफल कराऊं, उसको 4 से गुणा कराऊं, वो आता है गोले का क्षेत्रफल। क्या आता है? गोले का क्षेत्रफल। एक त्रिज्या आर वाला क्षेत्रफल लूं, उसको 4 से गुणा कराऊं, वो गोले का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या आर वाले वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको गुणा कराया 4 से, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। क्या हो गया? गोले का क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं है यहाँ तक डाउट। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद रखना है। एक होता है गोले का आयतन। क्या होता है? गोले का आयतन। वो आयतन याद रखने का तरीका थोड़ा सा है, बट आप ये याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन होता है, इसको याद कर लेना बस। ठीक है, ये याद करने के लिए इनके कोई मेरे को ट्रिक्स नहीं मिली है, साइंटिस्टों ने इसको काट काट के वैसे समझ के किया था। ठीक है, ट्रिक्स तो नहीं मिली आपके लायक 10th लेवल के लिए, बट ये गोले का आयतन ये होता है, गोले का क्षेत्रफल ये होता है, ये याद रख लोगे क्या? ठीक है, ये याद हो जाएगा तो बहुत ईजी बात है, बहुत ईजी बात है। ये याद हो जाएगा तो ऐसा कैसा छठा टॉपिक है आपका अर्धगोला। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें तो कोई है नहीं दिमाग। अर्धगोला आप निकाल सकते हो, यानी गोले का आधा भाग अर्धगोला। तो अगर गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 का क्या कर दो? आधा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। एकदम इजी है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर आया, तो अर्धगोले का आयतन कितना आएगा? अर्धगोले का आयतन, तो जो ये पूरा गोले का आयतन था, इसको कर दो आधा। 4/3, 3 को छोड़ दो, ऊपर 4 था, इसका आधा कितना था? 2। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आता है अर्धगोले का आयतन। क्या आता है? अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोला संपूर्ण और वक्र हो सकता है। एक तो कटोरी खुली हो, तो वो आता है वक्र में, तो ये क्षेत्रफल आया वक्र का। एक कटोरी के ऊपर ढक्कन लगा दूं, किसका? वर्त का, तो वो ढक्कन लगाने के बाद वो पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखने के। ये गोले का क्षेत्रफल, ये गोले का आयतन, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल,
ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोले का अर्धगोले का आयतन। ये थे आपके 6 टॉपिक्स और 6 टॉपिक के 6 फॉर्मूलाज, मतलब 6 6 6 जितने बन रहे हैं आपके, ठीक है। आयतन और क्षेत्रफल, इन्हीं फॉर्मूला से बेस्ड पूरी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज में बस यही आकृतियां आएंगी, कुछ आकृतियां अलग बनेगी, वो इन्हीं से बनेगी, डिजाइन लगा लोगों के, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सबको आई क्या क्लास समझ में? ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी चीज़ों को डिटेल में समझा है और अच्छे से इसको समझा है, ठीक है। तो देखो, हमने पढ़ा गोला, अर्धगोला, क्षेत्रफल। आपके से एक सस्पेंस ओपन करता हूँ, ठीक है। इतनी देर आपके साथ एक गेम खेल रहा था। यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, पूरी क्लासरूम खाली है। हुआ क्या था कि जो प्रीवियस 2 वीडियो इसी टॉपिक पे और इससे पहले जो मैंने अभी साइंस का एक वीडियो चढ़ाया, आप जाकर देख सकते हो, कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। वो वीडियो था आपके रासायनिक गुणधर्म धातुओं का, जो पार्ट 1 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जब मैं क्लास ले रहा था तो वो 2 टॉपिक समझाए थे, वो रासायनिक गुणधर्म और ये अच्छे से समझाया था। समझाया, वीडियो रिकॉर्ड किया, माइक जो था वो कहीं से वायर खींच गया, फिर ऐसे कोई कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट नहीं हुआ तो वीडियो पूरा बन गया। अब मेरी आदत है, अभी माइक में जोर से तो नहीं बोलूंगा, माइक क्यों लगाया, ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। जोर लगा लगा के बोलना, डराना थोड़ी आपको। तो क्या हुआ कि वो जोर नहीं लगाया था, माइक ऑन नहीं था, तो उस वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई अच्छे से, पता ही नहीं चला मैं क्या बोल रहा हूँ, और बोर्ड पे पूरा वीडियो आ गया। तो उस वीडियो को मैंने डिलीट किया, फिर आगे उनको पढ़ाया, वो वाले वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट डे, उसी डे नाइट के अंदर, अभी से आई थिंक समथिंग थोड़ा लेट तो हो गया, ठीक है, उसमें वीडियो बन रहा है। और वो वीडियो एकदम हाइब्रिड क्लास है ही नहीं, कुछ आज स्टूडेंट नहीं है, ये वीडियो अलग से शूट कर रहा हूँ, फिर इसको मर्ज करके वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एक सस्पेंस था, मैंने लास्ट में ओपन किया, लास्ट वीडियो बनाया आज का, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया, क्लास समझ में आई, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए क्लास समझ में आई। कहीं पे कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया तो आप लिख देना, कोई भी डाउट हो मैं सॉल्व करूंगा आपका, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल ID studypartner44@gmail.com, मेल इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाओ और देखो, और कोई भी डाउट्स होंगे वो इसी संडे के डाउट क्लास में सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि वीडियो रिकॉर्डेड है वो चढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।